दोस्तों अभिलाष थपलियाल लौट के आए हैं TRS हिंदी पर। पार्ट 1 में उनकी कहानी की बात करी हमने। पार्ट 2 में उनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा बातें होंगी। अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हो, अगर आप एक एस्पायरिंग मीडिया प्रोफेशनल हो, अगर आपको मीडिया में अपना करियर बनाना है, अगर आपका एक गोल फेम है, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पार्ट 2 पूरा का पूरा देखें। बहुत कुछ सीखोगे इस इंसान के दिमाग से, इस इंसान के एक्सपीरियंसेस से, इस इंसान के इमोशन से, उनके जज्बातों से। अभिलाष थपलियाल का पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन ऑन TRS हिंदी। इसके सर रणवीर सर बताएं सर। अब हमारे ट्विटर वर्स के Q&A का टाइम आ चुका है। ओके ये अपना रैपिड फायर राउंड का वर्जन है। रैपिड फायर नहीं है, हाँ। ये थोड़ा पॉडकास्ट है रैपिड फायर। हाँ ठीक है। एक्चुअली बिल्कुल भी रैपिड फायर राउंड नहीं है। एक तो डिसाइड कर ना पहले रणवीर, तू डिसाइड कर पहले। तू रैपिड फायर से शुरू करता है, फिर तो बोलता है बिल्कुल रैपिड फायर है। क्या हो रहा है भाई? ये एक राउंड है ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने के लिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोगों को क्या सुनना है, रैपिड फायर सुनना है, डीप कॉन्वर्सेशन सुनना है। तो इसलिए रैपिड फायर राउंड रेफरेंस देते हैं, बट एक्चुअली ट्विटर वर्स राउंड है। ओके ठीक है। आई गेस वी आर द न्यू एज कॉफी विद करण, आई गेस। तो कुछ कहना आपको? मैं कौन हूँ मैं जानना चाह रहा हूँ। तूने अपने आप को तो करण जौहर बोल दिया है। Who am I? You are Internal questioning. Okay, you are छोड़ देना, let's not compare. a young John Abraham. A young John Abraham. चल तू बोल रहा था। नहीं, okay, your आपकी vibe actually बहुत अलग है। हाँ In life, like thought process. कॉफी विद करण में इनविटेशन आएगा या नहीं आएगा? बॉलीवुड का फ्यूचर क्या है वैसे? एज अ मीडिया प्रोफेशनल क्या हो रहा है अभी? क्योंकि कोविड की वजह से लोग कह रहे हैं कि अभी कोविड 2024 तक भी हो सकता है। हाँ, थिएटर बिजनेसेस पर तो इम्पैक्ट पड़ा ही है 100%। अगर कोई भी मूवी बनेगी डायरेक्ट OTT रिलीज होगी। डायरेक्ट तो नहीं होगी। देख, मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है रणवीर, और ये मैं एज अ कंज्यूमर बोल रहा हूँ कि जब मैं फिल्म देखता हूँ घर पे बैठ के। तूने तुम्बाड़ देखी है? हाँ। कहाँ देखी तूने? घर पे। तूने तुम्बाड़ नहीं देखी है तो तुम्बाड़ थिएटर में देख। वो जो एक्साइटमेंट उस फिल्म का है, जो तुम लोग गर्दन हिला रहे हो, तुम लोग जानोगे मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो तू उस वर्ल्ड में चाहता है ना, ओह मतलब वो एक्सपीरियंस घर का हो ही नहीं सकता। कि फोन आ रहा है, एक सेकेंड तुम्बाड़ में चल रहा है, मतलब पीक पर पहुंच चुका है, आपने पॉज कर दिया फोन। हाँ सर, हाँ 15 मिनट में भेज रहा हूँ सर। और आप जाके कुछ और कर रहे हो, या आपको वॉशरूम जाना है, आपको खाना बनाना है, आपको कॉल्स अटेंड करनी है, आपको मेल्स करने। जो थिएटर एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है यार। वो घर पे, और हम लोग हमेशा डिस्कार्ड करते चले जाएंगे फीचर्स को अगर हम लोग घर में देखेंगे तो। जो स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट है, इट्स नॉट ऑलवेज द स्टोरी टेलिंग, इट्स ऑल्सो वेयर यू सी इट, वेयर यू सी द स्टोरी और गेट टू हियर द स्टोरी। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। थिएटर एक्सपीरियंस कहीं नहीं जाने वाला है। ऑब्वियसली ये वक्त गुजरने के बाद आप वापस थिएटर में जाओगे, आप उस एक्सपीरियंस, आप हजारों कई 100 लोगों के साथ चीयर कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, रो रहे हो। चक दे इंडिया तेरे को याद है? मतलब जब राष्ट्रगान चलता है तो ये हिलता है भाई। वो घर पे कभी नहीं हो सकता यार। वो फील एक फिल्म देख के तब तो आए हाय जब एक साथ बोलते हैं, वो भी अलग फील है। क्या घटिया चीज देख ली हमने। वो भी थोड़ी इंजीनियरिंग वाइब वाली चीज कह दूं? बोलना, फ्यूचरिस्टिक चीज है। बोलना। वर्चुअल रियलिटी की वजह से सब चेंज हो जाएगा आई फील, और वर्चुअल रियलिटी अब आ रही है। 100% हो सकता है देख, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 सालों में तो नहीं होने वाला है। 26 तो बोलता है तो मान लेते हैं। नहीं, वर्चुअल रियलिटी सच में मतलब एक अभी जैसे मोबाइल्स का एक रेवोल्यूशन हुआ 2010 के बाद। हाँ मतलब टच स्क्रीन फोन्स बिकेम अफोर्डेबल। हाँ, हर कोई टच स्क्रीन फोन यूज कर रहा है। हाँ, टच स्क्रीन फोन बहुत फैंसी चीज होती थी, राइट, इवन बिफोर 2000। सेम वे लोगों को लग रहा है कि वर्चुअल रियलिटी बहुत दूर है, बट एक्चुअली फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव वर्चुअल रियलिटी आ चुकी है। इट्स एक्सपेंसिव राइट नाउ। 5 साल में इट बिकम चीप। हो सकता है, लेकिन मेरे को वही लगता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होंगे ना जो VR के साथ भी वो एक्सपीरियंस है यार। वो ऐसा नहीं है, शायद जो नेक्स्ट जनरेशन आए उसके लिए एक्सपीरियंस ना हो, बट तेरे और मेरे लिए एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली। तो छोटे शहरों में देख, उनके लिए बाहर जाने का, आउटिंग का क्या मतलब है? उनके लिए फिल्म देखने जाना आउटिंग है। जब से 15 महीनों से वो लोग बाहर नहीं निकले, उन्होंने आउटिंग नहीं की है। आउटिंग का और कुछ मतलब रह नहीं गया। पिकनिक पे कौन लोग जाता है? कोई नहीं जाता यार। मतलब अब 2035 की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ कह सकते हो अभी से? ना,
कि मतलब OTT का क्या होगा, मैं digital stars? 2024 का नहीं कह सकता, 35 की बात कर रहा है, बट मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि अभी रियलिस्टिक सिनेमा और आएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा, तेरी मेरी कहानियां सुनी जाएंगी, और एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और वो होने चाहिए, वो हर प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए, वो रेडियो पर होने चाहिए, वो टीवी पर होने चाहिए, वो पॉडकास्ट में होने चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे कहानियों के, हर तरह की कहानियों की। मुझे लगता है तेरे हर पॉडकास्ट का एक अलग लिसनर है, व्यूअर है, वैसी फिल्म्स का भी हर एक तरह की फिल्म का, चाहे वो सुपर एक्शन हो या सुपर हीरो हो या फिर थ्रिलर हो या सस्पेंस हो, हर एक का एक ऑडियंस है, वो हमेशा रहेगा। और उसी में अब उन्हीं जॉनरास के साथ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ज्यादा रियल कहानियां आएंगी, तेरी मेरी कहानियां आएंगी, तुझ मुझ जैसे लोग ज्यादा दिखेंगे। पहले हमेशा सारे हीरो तरह एक बंदा 10 को मार देता था हमेशा, मतलब 90s अगर तू देखे प्राइमरीली, और 2000s भी अर्ली, लेकिन अभी तो देख रहा है कि वो है कि एक बंदे को पकड़ लिया और मूव नहीं कर पा रहा है, जो सच में होता है। तो ज्यादा रियल होगा, ज्यादा तेरी मेरी कहानियां देखने को मिलेंगी। और आई फील कि जो भी डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो आर्टिस्टिक नजरिए से कंटेंट बनाते हैं, आई फील कि आई एम डेफिनेटली एन एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर वगैरह, पर मेरे दिल के अंदर एक आर्टिस्ट है। मुझे हमेशा लगता है ऑडियंस जब आपके लिए पैसा देकर कहीं पर जा रहा हो, तब वो कॉमर्स में ट्रांसलेट करता है, बड़े कॉमर्स में ट्रांसलेट, माइक को सॉरी बोल रहा हूँ, क्या इतनी ह्यूमिलिटी कैसे तो बड़ी कॉमर्स और इंडस्ट्री में ट्रांसलेट करता है, तो वो कितना हो पाएगा? क्योंकि जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जब उनको फ्री आप उनका कंटेंट देख पा रहे हो, तो क्या उस कंटेंट के लिए आप पैसा देना चाहोगे? अगर वो हो गया तब तो मतलब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से गुजरने वाली है। जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, हाँ, बाकी की मीडिया इंडस्ट्री उनको किस नजरिए से देखती है? किस नज़रिए से देखती है? इंटरेस्टिंग है। मुझे अभी भी लगता है कि सबको यही लगता है कि कोई भी यूट्यूबर बन सकता है। जब किसी भी चीज़ के साथ ये होगा, कोई भी कुछ कर सकता है, जब एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी होती है, और ये किसी भी प्रोफेशन के साथ है, तो उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है। सही गलत खराब अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बट नज़रिया बदल जाता है। जैसे ही तुझे एक्टर बनना है और तुझे ऑडिशन देने, और उसके बाद तू एक्टर बनता है, और उसके बाद तू सक्सेसफुल एक्टर बनता है, तू ऑलरेडी एक रट से गुजर चुका है जो लोगों को दिख रहा है, तो तुझे देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जब तेरे को कुछ हर्डल्स क्रॉस करके कुछ मिल रहा है, जब तेरे पास एक स्ट्रगल की जर्नी है और वो स्ट्रगल्स एविडेंट है, तो तुझे देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जब तेरे पास हर्डल्स कम है, जब तू किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जहाँ पर सभी लोग हैं, जहाँ पे सभी कुछ कर सकते हैं, सभी बन सकते हैं, तब उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया शायद अभी भी उसको वैसे ही देखता है कि तो क्या हो गया, एक बात बताओ भाई साहब, एक बंदा एक फिल्म निकालता है, इसके कितने फॉलोवर हैं? 4 मिलियन फॉलोवर है ना, इसने एक फिल्म की है बस, आपके कितने? 2 मिलियन। कितने साल से लगे हो कंटेंट क्रिएट करने में? तो क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स का शायद स्टैचर वैसा है, या उसको परसीव वैसे किया जाता है, इस वजह से एक अलग नजरिए से देखा जाता है। करेक्ट, यू नो। और नंबर गेम के साथ तो मतलब ये बहुत ही मेजर फैक्टर है यार, कि अभी कुछ टाइम पर ये हो गया था कि अगर टिकटॉक पर आपके नंबर्स ज्यादा है तो आपको एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। इट्स अनफेयर बहुत तरीकों से। हो सकता है आप बहुत अच्छे एक्टर हो, मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप बहुत अच्छे एक्टर हो और आपके अच्छे इंस्टाग्राम नंबर्स भी हैं और आपके यूट्यूब नंबर्स भी अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे एक्टर हो, पर फिर भी क्या वो नंबर्स के बेसिस पर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलना चाहिए? कॉमर्स के हिसाब से हाँ, पर आर्ट के हिसाब से मिलना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, आप जब कॉमर्स की बात करते हो तो आप सिंपल कहो कि मैं धंधा कर रहा हूँ, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आप कहो कि मैं फिल्म बना रहा हूँ ऐसी और मेरे को इससे 200 करोड़ कमाने, आप बिल्कुल कमाओ, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप धंधा कर रहे हो। फिर आप ये मत कहो कि मैं आर्ट बना रहा हूँ, फिर आप बोलो ना आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस में फिर सब कुछ एवरीथिंग, तू बिजनेसमैन है यार, फिर तो सब कुछ फेयर है। बट जब आर्ट की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें आर्ट का पर्सपेक्टिव दो ना। और जब अगर आर्ट का पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे हो और लोग डिस्कार्ड करें तो एक्सेप्ट भी करो कि कुछ हल्की चीज बना दी हमने। बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कहना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि ओनली 20% ऑफ नेटफ्लिक्स डिमांड इज सप्लाइड। मतलब अगर नेटफ्लिक्स को 100 शोज चाहिए, साल में उन्हें सिर्फ 20 शोज मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अच्छा है, अगर क्वालिटी 10 भी मिले ना तो अच्छा है। मतलब सिर्फ नंबर्स भरने के लिए 100 बनाना वुड बी अ डिजास्टर। नहीं, शायद वो क्वालिटी कंट्रोल है नेटफ्लिक्स के दिमाग में। दैट्स वाई मतलब
फंड्स हैं उनके पास, बहुत सारा ऐसा मैंने कंटेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर देखा है जहां पर मैं इस चीज को क्वेश्चन करूंगा कि क्वालिटी गेट कीपर्स कौन है, गेट कीपर्स कौन है, क्वालिटी QC क्या है उनका मुझे नहीं पता, समझा, बट गेट कीपर्स कौन है उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट आता है जो आपको लगता है भाई ये क्या देख लिया, समझ रहे हैं, वो जैसे ही आपका ये आ जाना भाई ये क्या फिल्म बना दी, इसके लिए 500 रुपये दे दिए क्या, तो आप एक फिल्म को ऑन एन एवरेज आपको पता है कितना मिलता है? मतलब अगर आपने एक प्रोजेक्ट को इफ यू सेल इट टू नेटफ्लिक्स, हाँ तो एक फिल्म कितने की बिकेगी? डिपेंड करता है यार, वो तो इकोनॉमिक्स बहुत सारे फैक्टर्स रफली आपको पता? नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं। ओके, मतलब ये OTT इकोनॉमिक्स का कुछ भी आपको पता? नहीं मेरे को नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि जो फिल्म बिजनेस है वो OTT अभी भी उसको उतना नहीं दे पा रहा है जितना उसको थिएटर से मिल सकता है। 50% नहीं, परसेंटेज तो वो हर एक वेरी करेगा ना, हर एक कंटेंट हर एक फिल्म पर वेरी करेगा कि तेरा लीड स्टार कौन है। अगर लीड स्टार तेरा अभिलाष थपलियाल है और एक लीड स्टार सलमान खान है तो ऑब्वियसली उसका फर्क पड़ेगा ना, मतलब कौन देगा मेरे लिए पैसा, कोई भी नहीं देगा, चाहे तो कितनी भी अच्छी स्टोरी बनाए। फिर वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट पर नहीं है, फिर वो नेम ऑफ द एक्टर और प्रोडक्शन हाउस और उस सब पर है, फिर उनके साथ क्या डील हुई है, फिर उसके साथ कितना पैसा आ रहा है, वो कॉमर्स हर एक प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा, अलग अलग होगा, तो वो तो है। बट हाँ अभी जबकि थिएटर्स नहीं है तो उस वजह से भी बहुत सारी फिल्म्स जारी होंगी कि क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि थिएटर पर अगर रिलीज करेंगे तो क्या मिलेगा, और अभी तो थिएटर्स खुले ही नहीं है, तो उस वक्त उसमें प्रॉफिट तो होगा बट वो प्रॉफिट मार्जिन्स कितने वो नहीं पता मुझको, बट आई एम श्योर प्रॉफिट मार्जिन्स तो है ही, मतलब सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं जा रहा है, 100% प्रॉफिट मार्जिन्स है। प्रज्वल जोशी, इलॉजिकल कैलूजर, नहीं सॉरी इलॉजिकल यूजर। तू अपने मन की बातें बोल रहा है ना मुझे? नहीं इसने मुझे लॉजिकल लूजर बोला ना अभी। नहीं प्रज्वल जोशी पूछते हैं, हे अभिलाष भैया, आई एम दैट गाय हूज पैशनेट अबाउट एक्टिंग बट हैव नो डिग्री, इज देयर एनी वे आई कैन गेट इनटू दैट फील्ड, कांट अफोर्ड एनी एक्टिंग स्कूल्स टू, प्लीज गिव सम टिप्स फॉर पीपल लाइक मी। प्रज्वल मैं भी वही हूँ भाई। मैं भी प्रज्वल ही हूँ। सिर्फ ऑडिशन दे यार, मतलब मेरे को लगता है कि हम लोग बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं कि चीजें कैसे करेंगे, क्या होगा, ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। जो अपॉर्चुनिटीज है उनको इनकैश कर ले, थिएटर है तो थिएटर कर ले, रेडियो कर रहा है तो रेडियो कर ले, जहां पे भी तेरी क्राफ्ट पॉलिश हो रही है वो काम करना शुरू कर दे। जो भी मिल रहा है तेरे को वो कर। इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के भी तेरे को लगता है तेरा टैलेंट दिख सकता है तो बना, और अपने कंटेंट को जज मत कर, वो धीरे धीरे इवॉल्व होगा और फिर वो बेटर ही होगा, खराब नहीं होगा। तो उसको बस अपने जो भी टैलेंट जो भी तू कर रहा है उसको करता रहे, और सेम बोट पर है मैं और प्रज्वल, कोई बहुत फर्क नहीं है। ओके, दिव्यांग छंतबार पूछते हैं, SK सर, हाउ टू बी हैप्पी व्हेन यू फेल एंड यू हैव टू चूज अ न्यू फील्ड, हाउ डू यू स्विच करियर्स बेसिकली वो पूछते हैं, हाउ टू बी हैप्पी इन अ डिफरेंट फील्ड आफ्टर फेलियर। बाकी सब छोड़ी, सरनेम कहाँ से पकड़ के लाया, बहुत प्यारा सरनेम है यार इसका, छंतपाल। मेरे को लगता है कि मैं हमेशा सेफ्टी नेट के साथ काम किया है। मेरे पास हमेशा एक रेडियो की बैकिंग रही है जो मेरे घर की 2 वक्त की रोटी और सर के ऊपर जो छत है उसको बना के रखता है। तो मैंने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया। मैंने सिर्फ 1 साल के लिए बीच में रेडियो छोड़ा था और वो बहुत ही म्यूचुअल डिसीजन था, रेडियो स्टेशन और मेरा। तो वो एक अलग कहानी है, बट मैंने हमेशा एक सेफ्टी नेट के साथ काम किया है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक प्लान भी होता है तो आप चॉइस आपके पास रहती है कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करो। तो मेरा वैसा कॉल रहा है, बट जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड कॉल हो, हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। तो हो सकता है बिना सेफ्टी नेट के भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और फाड़ देते हैं प्रोजेक्ट्स के साथ। तो इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल। ओके, ये एक पैरोडी अकाउंट है, बट बहुत बहुत बढ़िया पैरोडी अकाउंट है। पैरोडी अकाउंट का नाम है बियर ट्राइसेप्स। नहीं, बट बहुत बहुत स्मार्ट है जो भी ये बंदा है, बहुत स्मार्ट है। तो अच्छे क्वेश्चंस भेजे, क्विक क्वेश्चंस। हाउ टू इम्प्रूव सेंस ऑफ ह्यूमर, ये एक्चुअली मैं भी जानना चाहूंगा। आई नो यू प्ले इट कूल, बट ये शायद आप रेडियो से सीख सकते हो। स्पॉन्टेनिटी जिस चीज की बात, वही है, मतलब जस्ट सोचते रहो। प्रैक्टिस तो हर एक चीज की है ना यार, हर एक चीज की प्रैक्टिस ही है। और स्पॉन्टेनिटी वैसा नहीं है कि आपने एक जोक बनाया और क्रैक कर दिया, या विटी होना वैसा नहीं है कि आपने एक जोक बनाया और क्रैक कर दिया। बहुत अनकंफर्टेबल होके मग उठाना भी फनी हो सकता है। इट इज जस्ट कि आप किस चीज पर कैसे प्ले कर रहे हो। क्यों लगता है कि कपिल शर्मा इतने ज्यादा स्पॉन्टेनियस है? कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट होती हैं, जेनेटिक तो नहीं बट एक्सपीरियंस से, मतलब जो भी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की। एक बार मैं सुनील ग्रोवर को इंटरव्यू कर रहा था और मैंने कहा यार आप इतनी सारी चीजें कैसे नुआंस लेते हो। तब तक कॉफी लेके एक बंदा आया और उसने दरवाजा खोला,
ऐसे करके दरवाजा बोला अब तू इसके ऑब्जर्वेशन देख, ये करके दरवाजे की आवाज कहीं नहीं जाने वाली थी, लेकिन उसने हमें दिखा दिया कि मैं अपनी तरफ से सही काम किया है। तो ये ऑब्जर्वेशन तो है ही, मतलब बड़ी कमाल की चीज है। ओके, हाउ टू कम्युनिकेट वेल? टॉक, बात करना शुरू कर दो। ये डेफिनेटली प्रैक्टिस की वजह से होता है, मतलब एंड आई फील कि थियरी भी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स थियरी भी होती है, जिसे मैंने पढ़ा है, मैंने अप्लाई भी किया। हाँ, हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है तू बात करना शुरू करेगा ना, वही है यार, हम लोग गलती से डरते हैं, हमें लगता है हम गलत नहीं होने चाहिए। मैं ना बात करूंगा ना रणवीर से तो सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ गलत हो गया ना भाई तो फिर भसड़ हो जाएगी। आपको सिर्फ वो मान के रखना है कि गलतियां होती रहेंगी, और आप जैसे जैसे चीजें करते रहोगे, हम जब करेंगे ही नहीं तो बेटर कैसे होंगे? तो कम्युनिकेशन इज बातचीत, आप बातचीत करो, जितने लोगों से कर सकते हो करो, अलग अलग वेरिड पर्सनालिटीज से बात करो। आई फील, और जितना आप दूसरों को कम जज करोगे, लोग आपको भी उतना ही कम जज। परफेक्ट, सुपर्ब चीजें, सुपर्ब चीजें। और अपने आप को जज मत करो सबसे पहली चीज। जितना आप खुद को जज करोगे उतना ही आप दूसरों को जज करते हो, और उतना ही आपको लगता है कि दूसरे आपको जज कर रहे हैं। 100%। बहुत कमाल चीज बोली यार तूने। नहीं, आई थिंक दैट वाज द बिग डिफरेंस। ओके, आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज तक मैं खुद को बहुत जज करता था, दूसरों को भी बहुत जज करता था, एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद बियर बाइसेप्स की, मतलब स्टार्टअप की शुरुआत हुई, फिर बियर बाइसेप्स स्टार्ट हुआ, और बियर बाइसेप्स को मार्केट करने के लिए, उसकी सेल्स के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए मैं रोड पे जाता था और लोग कहता था यू फिट, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो उसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने लगी, एंड तब मुझे पता चला कि इट्स प्रीटी इजी। बट देखना, एक्सपीरियंस है ना सब, तू उसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं बात नहीं करेगा, तो सोचता रहेगा मैं कैसे बात करूंगा, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। उस फेज की वजह से मैंने सेल्स स्किल्स सीखी, जो अभी बिजनेस में अप्लाई होती है, बट सेल्स स्किल्स भी यही होती है कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। बट सोच ना, तू जब तू ये करने के बाद थियोरी पढ़ता होगा, तेरे को लगता होगा मैंने तो कर दिया है सब कुछ, वो फिर आपके प्रैक्टिकल थियरीज लॉक हो जाते हैं कि हाँ अच्छा फिर सही है, जो मैं सोचा था सही है। और थोड़े क्योंकि हमें ठप्पा किससे चाहिए? किसी और से। तो किसी और ने जो किताब लिखी है आपने, लेकिन माइकल जी बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, मैंने भी किया था, माइकल जी सही कह रहे हैं, एक्चुअली आपने भी वही किया है, बट यू ऑलवेज नीड दैट स्टैम्प। और मैंने एक और चीज सीखी है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, और ये शायद मैंने इसलिए सीखी क्योंकि हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कंटेंट बनाते हैं, ये भी एक अनलिमिटेड सब्जेक्ट होता है, एंड आप इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली कर सकते हो। एंड आई फील कि एक्टर्स को भी एक्चुअली जनरली इसी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कैरेक्टराइजेशन। हो सकता है एक्टर से पूछेंगे तो हम जो आपने इस पॉडकास्ट स्टूडियो के बाहर बमन ईरानी के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो फिर से कह दो कि उनकी स्पेशलिटी क्या है। यार मेरे को लगता है कि कभी भी किसी भी कैरेक्टर को, तू चाहे मुन्ना भाई MBBS देख जो डॉक्टर अस्थाना है, या फिर तू वीरू सहस्त्रबुद्धि 3 इडियट्स वाले, या फिर वो देख यार खोसला का घोसला में दैट प्रॉपर्टी डीलर, हर कैरेक्टर कैरिकेचरिश हो सकता है। हर कैरेक्टर। कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर मतलब लाउड स्टैंडर्ड नुआंसेस जिसके होते हैं, ओ जी मैं पंजाबी, हाँ ये कैरिकेचर पंजाबी है। तू पंजाबी है ना, तू तो ऐसे बात नहीं कर रहा, ओ जी कैसे हो अभिलाष जी, आपको बढ़िया लगा, वो बड़े मजे आ गए आपके साथ, मैं क्या कह रहा था ना, हम लोग लस्सी और जो पराठे खा लेंगे ना, वो बड़ी मजे आ जाएंगे। कोई पंजाबी ऐसे बात नहीं करता है, बट हमने कैरिकेचरिश पंजाबी अपने दिमाग में बना रखा है। या कोई गुजराती ऐसे बात नहीं करता है कि जिस तरीके से गुजरातियों को हमने दिखाया, ये ऐसा हो जाएगा ना, तो ये ऐसा हो। अबे तुम्हें लगता है मुकेश अंबानी ऐसे बोलते हैं अरे ऐसा करते हैं ना भाई, 4000 करोड़ यहाँ डालो, 5000, कोई ऐसे बात नहीं करता है, यू नो। तो हर वो ये कैरिकेचरिस्ट, ये नुआंसेस है जो हम लोगों ने अपने दिमाग में घुसा दिए कि कोई भी पंजाबी होगा तो बुर्रा करेगा, शराब पिएगा, ओ भाई अपा पैग पीने, कोई ऐसा नहीं करता है। या दिल्ली वाला होगा तो माँ बहन की गालियां दे रहा होगा। ये सब हमारे दिमाग, ये है कैरिकेचरिस्ट ट्रेट्स जो हमारे दिमाग में। बट एक एक्टर जब इनको तोड़ के कुछ नया क्रिएट करता है, वीरू सहस्त्रबुद्धि लिस्प करता है, स्टूडेंट और वो वाला शॉट याद है जब वो अपना शेव करवा रहे होते हैं बैठ, उफ, वो आदमी जब कुछ नहीं बोलता है तभी भी वो बोल रहा होता है। बमन ईरानी आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कमाल के एक्टर हैं इस इंडस्ट्री में आज की तारीख में, क्योंकि उन सारे कैरेक्टर्स को तू देख वो हमेशा मुंबई में रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा पंजाबियों को नहीं देखा है, लेकिन मुन्ना भाई का वो पंजाबी प्रॉपर्टी डीलर देख तू यार, वो सरदार जो है, तू नहीं कह सकता कि उस बंदे ने नहीं देखा। उस तेरे को लगता है कि हाँ वो सच में एक प्रॉपर्टी डीलर है, या वो कि ओ आपके साथ बैठना है जी, बड़ा बेटा ऐसा, बड़ा बेटा चश्मिश और छोटा बेटा, मतलब वो इतना कमाल के एक्टर हैं कि वो सारे नुआंसेस को तोड़ के कुछ नया क्रिएट करते हैं जो रियल लगता है।
डॉक्टर अस्थाना सच में लगता है डॉक्टर अस्थाना है, वीरू सहस्त्रबुद्धि सच में लगता है वीरू सहस्त्रबुद्धि है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि वो कैरेक्टर सच में है, मतलब एसके के लिए जैसे लोग बोल रहे हैं कि एसके है, वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी एक्टर के लिए। अगर आपने ये बोल दिया कि यार वो लग रहा था वो सच में वो बंदा है, हम लोग वही तो क्रिएट कर रहे हैं, फिक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, कहानी क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सच में थोड़ी हो रहा है, किसी के सर पे सच में बोतल नहीं फूट रही है ना, सच में गोली नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गोली लग गई है और ओ गॉड आप उस कैरेक्टर के साथ एम्पैथाइज कर पा रहे हो, आप सक्सेसफुल एक्टर हो। स्टार हो या नहीं हो वो अलग डिस्कशन है, बट आप सक्सेसफुल एक्टर हो। आई थिंक बमन ईरानी वो एक्टर है मेरे लिए। एवरी टाइम आई सी हिम परफॉर्म आई एम लाइक ओ गॉड, अरे नहीं पता है बमन ईरानी का कोई लर्निंग प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको, और वो कहते हैं कि उसी लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा है। हो सकता है, वो इंटरव्यू देखो जो हमने उनके साथ किया था, ओके, वो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। अरे यार वो एक बार मेरे रेडियो स्टेशन पे आए थे और वो मैं अपने स्टूडियो में था, वो स्टूडियो में थे, तो किसी ने बताया होगा कि अभिलाष सप्लियाल आप क्या बात कर रहे हैं। वो स्टूडियो से निकल कर आए, मैं लाई हूँ, मैं अपने कॉलर के साथ बात कर रहा हूँ, उन्होंने पीछे से मेरे को पकड़ लिया और ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है और बमन ईरानी ने मुझे पकड़ा हुआ है भाई, तू समझ रहा है रणवीर। मैं सारे एक्टर्स को इंटरव्यू कर चुका हूँ, मेरे को कभी ये एक्साइटमेंट नहीं हुई है, वो जो फैन मूवमेंट होता है ना, मेरे को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था मैंने लाइफ में। और मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा बमन ईरानी मुझे पकड़ा हुआ भाई मेरी लाइफ सेट हो चुकी है भाई, अब मैं मर सकता हूँ भाई। ये सब कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं और उसके बाद जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ, वो कॉल मैंने रखा, आई जस्ट हग्ड हिम एंड ही इज अ ब्यूटी। कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं जो शायद ऑफ स्क्रीन वैसे नहीं होते होंगे, बट ये आदमी जितना अच्छा एक्टर है उतनी अच्छा इंसान भी है यार। और उसके बाद मेरी पूरी टीम फोटोज लेना भूल गई। अब तेरी टीम वाला तो देख तूने सही बिठा रखा है जो पिक्चर्स और वीडियोस लेता रहता है। तो मैंने क्या किया, सीसीटीवी जो फुटेज थी उसको एडिट किया, उससे उस पूरा वो जो वीडियो था वो निकाला मैंने और वो पोस्ट किया। मतलब वो एक्सपीरियंस था, इतना प्यारा कोई काम करता है आदमी और उतना ही प्यारा इंसान हो। आई फील जो सबसे प्यारे इंसान होते हैं वो थोड़े से पागल भी होते हैं, और ये पागल इंसान ही सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं दूसरे लोगों को, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दैट ओके दिस इज व्हाट नॉर्मल पीपल आर लाइक। एंड आई डेफिनेटली फील कि आप भी पागल इंसान हो, मैं भी पागल इंसान हूँ। आप थोड़े से अलग हो। अभी क्या हो रहा है, आगरा वाला तो बंद कर दिया ना, दूसरा कहाँ खोला है उन्होंने। नहीं, पागलपन के गिफ्ट्स भी होते हैं, ऑफ कोर्स वो तो आपके लिए नॉर्मलसी क्या है वो आप पे डिपेंड करता है ना। आपकी नॉर्मलसी हो सकता है, मेरे लिए नॉर्मलसी ना हो, मेरे लिए हो सकता है आप सबसे बड़े पागल हो। और इस चीज को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेंट्रिक। हाँ राइट, मतलब इट्स अ पोलाइट वर्ड फॉर सेइंग थोड़े से पागल। राइट, थोड़े से पागल, दिल से। एक्सेंट्रिक बोलते हैं, एक्सेंट्रिक बोलते हैं, दोनों एक्सेप्टेड है। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना अमेरिकन और यूके। हाँ वही है, एसेंट्रिक एक्सेंट्रिक। लाइक मुझे कॉन्स्टेंटली पता है मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा फ्लो करती है हमेशा। मैं थंबनेल्स के बारे में सोच रहा हूँ, कंटेंट फ्लो। अभी क्या सोच रहा है तू? अभी और कभी कभी ना द क्रिएटिविटी एक्ट्स अगेंस्ट मी एज अ डेटेरेंट। अभी हम ये पॉडकास्ट स्टूडियो में बाहर से आवाजें आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन आके हमें कुचल देगी। अरे पागल है क्या, स्पीकर की 2 सीटी लगी है गाइस। मैं भी काउंट कर रहा हूँ, दूसरी सीटी लगी है अभी। चावल बन रहा है तेरे यहाँ पे। पागल विजन्स होते हैं उनको, और बहुत बहुत छोटी चीजों की वजह से मुझे फैसिनेशन हो जाती है। कल संजय तो मैं टेरेस पर गए थे और कोई लोग दूसरे बिल्डिंग को पेंट कर रहे थे, मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा था वो पेंटिंग ऑब्जर्व करने से। तो बहुत वियर्ड तरीके से दिमाग चलता है। आपको एक बार पता करना पड़ेगा आगरा बंद करके। बट आई फील कि अगेन अरे इट्स ब्यूटीफुल यार, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब तू सोचना कितने अच्छे पर्सपेक्टिव्स हैं, कितने लोग ये सब करते होंगे और ये कर रहे होते, पूरा देश ही खड़ा होकर देख रहा होता पेंटिंग कितनी अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो एंड आई फील कि जो लोग मेरे तरफ से थोड़े साइको होते हैं उनके साथ सबसे बेस्ट पॉडकास्ट बनते। तो थैंक यू ब्रदर, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। ये एंड वाली फीलिंग आ गई, एंड नहीं है। अभी पार्टी शुरू हुई है। पियर ट्राइसेप्स फिर से पूछते हैं, हिज लर्निंग्स एज एन एक्टर और स्पेसिफिकली हिज लर्निंग्स एज एसके। एज एन एक्टर तो मुझे लगता है वही है कि इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन माई को एक्टर्स कि वो कितने अच्छे एक्टर्स हैं। वो जितने अच्छे होंगे मैं उतना अच्छा रिएक्ट करूंगा, बिकॉज आई डोंट एक्ट, आई रिएक्ट। तो मुझे वही लगता है कि जितना अच्छा कोई एक्ट करेगा मैं उतना अच्छा रिएक्ट करूंगा। मैं ज्यादा रिएक्शंस दे रहा होता हूँ। जब आप डायलॉग्स भी देते हो आप रिएक्ट कर रहे हो है, मतलब वो देख, जब डायलॉग्स होते हैं ना तो कोई भी चीज करना बड़ा ईजी हो जाता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मेरे को उस कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा, उस कैरेक्टर के थ्रू वो चीजें आ रही हैं। बट एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है जब लोग मेरी तारीफ तब करें जब मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। जब मेरे पास बोलने के लिए तब तो है ही ना, मतलब वो तो परफॉर्मेंस है ही।
मेरे को एक और सीन बहुत अच्छी लगी आपकी। कौन सा? तीसरी सीटी लगी है वैसे चावल की आपको, जस्ट इससे पहले कि आप बोले ट्रेन घुसने वाली है। पता है वो सीन जब आप, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में ही है, जब आप तीन लोग रूम में हो। हाँ, शिवांकित हैज जस्ट हैड अ ड्रिंक और फिर ये अभिलाष कुछ कह रहे हैं, फिर आप बोले कोई मेरी सुनता ही नहीं, पर जिस तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वेंट ऑन इन दैट। तो एक डायरेक्टर है जिन्होंने मेरे को कॉल किया, और मतलब एक कमाल की चीज है कि तूने भी उसी सीन के बारे में बात की, उन्होंने भी उसी सीन के बारे में बात की, क्योंकि आप पता है आप प्रेडिक्ट कर रहे हो सीन, एज अ कैरेक्टर प्रेडिक्ट कर रहे हो कि क्या होने वाला। एग्जैक्टली। तो जब मैं एंटर करता हूँ, आई डस्ट माई फीट लाइक दिस, एंड ही वाज लाइक यू डस्ट योर फीट, और फिर वहां पे एक भगवान की फोटो है, मैं वो ये करता हूँ, एंड देन आई सेड बिकॉज द कैरेक्टर इज लाइक दैट। और उसने कहा कि वो इतना प्यारा नुआंस है जो मुझे लग रहा था तू कैरेक्टर पकड़ लिया इसने, ये नहीं छोड़ने वाला है अभी, ये फाड़ देगा। तो और तू भी उसी सीन की का वो बात कर रहा है कि वो कोई मेरा सुनता क्यों नहीं है यार। आपके वही रिएक्शंस की वजह से। वो रिएक्शन है, मतलब वो चला गया उसके बाद उसने रिएक्ट किया उस कैरेक्टर। बियर बाइसेप से एक क्वेश्चन, नॉट बियर ट्राइसेप्स, क्योंकि ये हर टीआरएस एपिसोड में होता है। फील फ्री टू आंसर इट एज शॉर्ट और एज लॉन्ग एज यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट भगवान, गॉड? व्हाट डू आई थिंक अबाउट, देख एक एनर्जी तो है जो सब कुछ चला रही है, जो भी तेरे मेरे साथ हो रहा है लाइफ में, अच्छा बुरा, उस कैलकुलेशन उसे कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो एक पावर है जो चला रही है, उसको सब लोगों ने अलग अलग नाम दिया हुआ है। कोई बोल रहा है कि एनर्जी है, कोई बोल रहा है भगवान है, कोई उसे मूर्ति में पूज रहा है, कोई किसी और चीज में पूज रहा है, बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। पता है स्पिरिचुअलिज्म में क्या कहते हैं कि सिर्फ दो असली चीजें हैं इस पूरे माया में, एक हो आप और एक हो वो चीज, मतलब वो समथिंग दैट्स बिगर। राइट दैट्स द ड्युअलिटी। मुझे तो लगता है कि शायद एक ही चीज है, वो ही है। हाँ करेक्ट, मतलब अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं। करेक्ट, पर ये हायर परसेप्शन। राइट, इसलिए लोग मेडिटेट करते हैं मोक्ष के लिए, निर्वाणा के लिए, क्योंकि फिर वो मिलन हो जाता है उन दो चीजों का, ड्युअलिटी, यूनिफाइड ड्युअलिटी। ये बहुत ज्यादा डीप। हाँ, मैं सोच रहा था मेडिटेट कोई ऐसा मेडिटेशन है जिसमें कैसे फिल्में मिलती हो। अगर मैं हाँ कहूंगा तो आप क्या कहोगे? मैं कहूंगा ऑफ कोर्स है, मतलब मेडिटेशन की वजह से मैं कल से शुरू कर दूंगा। लॉन्ग टर्म में एडवांस मेडिटेशन की वजह से लोग कहते हैं कि आपका मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। राइट, वो थॉट के लिए भी बोलते हैं ना शायद। हाँ, वही मैनिफेस्टेशन। राइट, मैनिफेस्टेशन। हाँ। पर उसके साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। कहीं मैं कल 20 घंटे से मेडिटेट कर रहा हूँ और ऑडिशन आ रहा है और मैं बोल रहा है ऑडिशन दे दो, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स। बियर ट्राइसेप्स की बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इज देयर एनी फ्यूचर ऑफ टीवी बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स ओटीटी? देयर इज, ऐसे हमेशा हम लोगों ने हमेशा डिस्कार्ड ही किया है मीडियम्स को। कोई भी नया मीडियम आता है हम बोलते हैं सब बर्बाद हो गया। हर मीडियम हमेशा रहेगा, टीवी हमेशा रहेगा। अभी तक हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिन्हें फोन चलाना नहीं आता है। यू नो, कब तक रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर, बट टीवी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, एनी मीडियम इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हर एक मीडियम का अपना ऑडियंस रहेगा, ज्यादा कम वो होता रहेगा, ऊपर नीचे। बट टीवी, सोचना आज की तारीख में टीवी जो घर पे है हम लोग उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं ना, चैनल्स को अभी भी देख रहे हैं। चैनल्स जो वहां पर आ रहे हैं उसमें एड्स नहीं आ रहे। मेरे घर पे चलता है भाई एक टीवी शो है यार, अनुपमा। अनुपमा मेरे घर पे देखते हैं, और मतलब बड़े इवॉल्व्ड डिस्कशंस हैं उसमें। मतलब क्या बोलते हैं, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट सेपरेशन, डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उस सबके साथ डील कर रहा है। तो रहेगा यार, टीवी रहेगा। आपको लगता है वो ऑडियंस भी इवॉल्व हो रही है? बिकॉज वो ऑडियंस की लाइफ में भी अभी ओटीटी आ चुका है, यूट्यूब आ चुका है यार। वो ऑडियंस तो बहुत इवॉल्व थी, मूवर्स एंड शेकर्स उसी ऑडियंस ने देखा था। जब ये आया था तेरा बालिका वधू, उसी ऑडियंस ने उसको कंज्यूम किया था। हम लोगों को लगता है कि ऑडियंस इवॉल्व नहीं है और हमारी ऑडियंस बड़ी इवॉल्व है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर ऑडियंस इवॉल्व है, इट इज जस्ट कि कंटेंट क्रिएटर्स उनको क्या दे रहे हैं। तू अगर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर तू कोई टीवी शो बनाएगा तू ऐसा ही टीवी शो बनाएगा जिसमें थॉट होगा। आमिर खान का जो शो था, क्या नाम था उसका, सत्यमेव जयते, कहाँ आ रहा था वो? टीवी भी आ रहा था ना। कितने इवॉल्व डिस्कशंस हो रहे थे, रेटिंग्स फाड़ रखी थी मतलब। तो वो ऑडियंस बहुत इवॉल्व है यार। हम लोग ऑडियंस को क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम लोग क्रिएटर्स को क्वेश्चन कभी नहीं करते। हमारा क्वेश्चन तो क्रिएटर्स से होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो भाई। मतलब पहले स्वाभिमान आता था ना, आपने बनाया दूसरा स्वाभिमान, या मंदिरा बेदी का जो शो था, आई नो, शांति।
शांति का तो टैगलाइन था, शांति एक औरत के संघर्ष की कहानी। उस फेज से मैं बहुत शोज कंज्यूम करता था बचपन में। आई थिंक दैट्स व्हाट आई गॉट माय कंटेंट ट्रेनिंग आल्सो। पता है, घर एक सपना, जस्ट मोहब्बत, उस टाइम पर था ही नहीं ना कुछ और, वो एक ही प्लेटफॉर्म था तो सब कुछ वहां आ रहा था। और मैं वही बोल रहा हूँ, आर्ट और कॉमर्स को अलग करके देखना पड़ेगा। आपको 90s के शोज याद है वैसे? सॉरी, आई हैव टू ब्रिंग द डिस्कशन। हाँ, जस्ट मोहब्बत याद है? नहीं, मैंने सुना है जस्ट मोहब्बत के बारे में। चंद्रकांता याद है, अलिफ लैला याद है, शक्तिमान याद है, शक्तिमान, सुरभि याद है। सुरभि देखा तूने? नहीं। अरे भाई, मतलब ओहो हो, क्या फैक्ट्स और फिगर्स हम लोग देते हैं जो सुरभि में आते थे। और है ना, उस टाइम पे पोस्ट कार्ड में लोग लिखकर भेजते थे उनको, तो बोरे भर भर के पोस्ट कार्ड आते थे भाई, ऐसे मतलब बोरे खाली किए जाते थे। इतना प्यारा शो, इतना सही कंटेंट हिंदुस्तान के टेलीविजन ने दिया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है भाई। तो बालाजी का राइज क्यों हुआ है? उस तरह के कंटेंट का भी कंज्यूमर रहा होगा, कंज्यूमर बेस उसका भी रहा होगा। मैं तेरे को गारंटी से कह रहा हूँ, तू सॉफ्ट पॉर्न दिखाना शुरू कर एक बार लीगली, तू पागल हो जाएगा। क्या ओह अच्छा, ये मामला चल रहा है। I want to bring हर तरह के कंटेंट का कंज्यूमर होगा यार। I want to bring एकता कपूर on the show and ask her कि क्या सीखा है, क्योंकि she's a good business lady। तो I feel कि उन्होंने और इतनी अच्छी फिल्म्स दी हैं यार, बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है उन्हें, नहीं बहुत कमाल की फिल्म्स भी दी हैं उन्होंने। yeah. मतलब तू अगर उनके बैनर पे फिल्म्स देखे, इतने इवॉल्व और इतने विमेन सेंट्रिक कैरेक्टर्स रहे, इवन टीवी शोज में भी। मतलब हम लोग सिर्फ एक पासिंग स्टेटमेंट, जजमेंट पास कर देते हैं, बट उन्होंने कितनी अच्छी फिल्म्स दी। एक बार देखो तुम लोग जाकर कि मतलब बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर में क्या क्या फिल्म्स निकली हैं, रेवोल्यूशनरी फिल्म्स निकली हैं यार। आई थिंक जितने भी मीडिया प्रोफेशनल्स है, एवरीवन हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एकता कपूर, बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द थोड़ा बैकग्राउंड, राइट, कि थिंकिंग क्या है। इट्स ऑल द कैजुअल मीडिया कंज्यूमर्स। और आप टीवी का दारोमदार एक प्रोडक्शन हाउस पे कैसे डाल सकते हो, बाकियों का क्या? किसी ने ठेका नहीं लिया हुआ है ना, मतलब सभी तो क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट। सबसे पूछो सवाल। कहा जाता है कि जितने भी लोग 1980 के बाद पैदा हुए, हाँ, सारे लोग शायद 120 इयर्स 150 इयर्स तक जिएंगे और हमारी रिटायरमेंट एज 100 हो जाएगी, 110 हो जाएगी, which basically means अगर कोरोना ने सुन लिया ना तो तू सोच ले मतलब क्या होने वाला है। जो तूने कॉन्फिडेंस से 120 का नंबर दिया है ना, ये 12 घंटे में कन्वर्ट हो सकता है। देख, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। ये बायो हैकिंग का लॉजिक है। 10 सालों के अंदर बायो हैकिंग का एक वेव आने वाला है टेक्नोलॉजी में। ओके, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देख, मेरे वाले पैसे तू दे दियो, ठीक है? जो 120 वाले हैं, मेरा 100 भी चलेगा, मेरे को 120 नहीं चाहिए। मेरा 100 साल वाला तू एक देख लियो, एक वो जो वैक्सीन या जो भी आएगा तो देख लियो एक बार। ऑनेस्टली जितना मैंने पढ़ा है बायो हैकिंग के बारे में, फ्यूचर के बारे में जितना पढ़ा है, हाँ, उसमें कहा जाता है कि हर इंसान को अपने लाइफ को 2-3 करियर के नजरिए से देखना चाहिए। एंड दे कैन बी वेरिड करियर्स। ओके, मतलब पहले आप क्रिकेटर हो, फिर आप एक्टर बन गए, फिर आप डायरेक्टर बन गए। लाइक अलाउ योर अजय जडेजा की बात कर रहे हैं? नहीं, वो एक्टर बने। कोरा कागज के एक्टर का नाम क्या था? सलील अंकोला। ओ सलील अंकोला, ब्रो क्या याद दिला दिया तुमने यार। सलील अंकोला क्या हैंडसम बंदा है यार, वो क्रेजी हैंडसम। वो शो भी मैंने 90s के टीवी शोज बहुत ज्यादा देखे हैं। हाँ। तेरा फेवरेट कौन सा था? B.R. चोपड़ा's महाभारत। ओए होए होए, लड़के संचित दिल वापस करो, देना यहाँ पर। वाह ब्रो वाह। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाध्याय संभवामि युगे युगे। ओहो हो ब्रो, मतलब ये बेइज्जती हो रही है, जल्दी से पंच कर जल्दी। मैं चेयर से उठ के आपको हग भी करूंगा। अरे मेरे भाई यार, नहीं आप बैठो माइक के पास रहना, ताकि वॉइस कैप्चर हो। ओके, बैक इन माय चेयर। वो शो क्या था अरे यार, मतलब उफ। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द शो, एक्टिंग, स्क्रिप्टिंग, उस टाइम के लिए स्पेशल इफेक्ट। तू उन एक्टर्स को किसी और रोल में देख सकता है? नहीं, मैं तो सहदेव और उसको भी नहीं देख सकता। वो भी मतलब उसी का पार्ट लग रहे थे यार। बहुत आइकॉनिक शो, बहुत कमाल। एज अ फिल्म मेकर यू कैन लर्न सो मच। तू सोच, अभी तक इतने वर्जन्स बने महाभारत के, नहीं बन पाया उसके आसपास का कुछ, और बन भी नहीं पाएगा। मैं हर बार कृष्ण को वही देखता हूँ यार। करेक्ट। मैं हर बार उसी अर्जुन को ढूंढ रहा होता हूँ यार। मैं हर बार वही युधिष्ठिर देखना चाहता हूँ, मैं हर बार वही दुर्योधन देखना चाहता हूँ, उसी भीम को देखना था, पंजाबी भीम। वो हमारे साथ में तो सबको जा रहे हैं। माता श्री। ये तो खैर हम लोग अभी रामायण में पहुंच गए, बट हम लोग हनुमान पकड़ लिया अपने एक्सेंट में। बट हाँ, भीम पंजाबी भीम थे यार। वो नहीं देख पाते हैं किसी और कैरेक्टर को। और एक और श्लोक है उसी शो के ओपनिंग में, एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
और एक और आई थिंक पता है वो उनकी ओपनिंग थीम है ये, अत श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत मात्र की, आर्द्र दे घोषित हुआ जब सर्व साधक सर्वथा, आर्द्र घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाध्याय संभवामि युगे युगे। मैं समय शायद हिंदी पॉडकास्ट का अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट है। ये मेरे को एक बार ऑन स्क्रीन करना था, तो थैंक यू ब्रदर। तो बहुत, और वो हर एक मोमेंट इसके साथ तो हम लोग पले बढ़े हैं यार, ये तो हमारी लाइफ का पार्ट रहा है। फिर पता है कभी कभी ना उसके एंड स्क्रीन्स में भी जो म्यूजिक यूज होता था, हाँ। एक बहुत प्यारा सा म्यूजिक होता वो, दे वुड यूज द सेम कॉम्पोजिशन बट लिरिक्स अलग होते अकॉर्डिंग टू द एपिसोड। कौन सोचता है ऐसे, इतनी क्रिएटिविटी डाल दी थी वो शो में। आई हैव नेवर सीन अ शो लाइक वो, मतलब यार वो ग्रैंडियर, वो स्टैचर, वो कैरेक्टर्स, सब कुछ परफेक्ट है। मैं अभी भी जब सोचता हूँ कि धृतराष्ट्र कैसे होंगे या दुर्योधन कैसे होंगे, वो सब वैसे ही नजर आते हैं मुझे। मैं किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। पांडवों को नहीं, कौरवों को नहीं, भीष्म पितामह को नहीं। मेरे को हमेशा भीष्म पितामह वही सफेद कपड़ों में, सफेद दाढ़ी में ही नजर आते हैं। बियर ट्राइसेप्स की एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम रैपिड फायर छोड़ के बियर ट्राइसेप्स राउंड कर सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं कि आपसे हमेशा के लिए। ठीक है, इनकी अच्छी क्वेश्चन है। एनी डार्क ट्रूथ ऑफ सिनेमा इंडस्ट्री? डार्क ट्रूथ ऑफ सिनेमा कुछ भी बोल सकता हूँ। There are good actors, there are bad actors, and some bad actors are big superstars. Dark truth. Correct. And a lot of deserving actors are not superstars. Dark truth. लोगों को कुचला भी जाता है, कुचलते हैं लोग दूसरे लोगों को इस इंडस्ट्री में। मुझे लगा तू कि एक्टर के बारे में बोल रहा है, किसी को कुछ लगा। नहीं, मेरे को लगता है यार वो हर इंडस्ट्री में होता है कि कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ टैक्टिक्स यूज करते हैं। वो तो जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं उनके ऑफिसेज में भी होता है, रेडियो स्टेशंस में भी होता है, हर बिजनेस में होता है, पॉडकास्टिंग में होता है। आई थिंक पॉडकास्टिंग अभी बहुत ही ज्यादा फ्रेश इंडस्ट्री। मेरे साथ हुआ है एक्चुअली, मेरे हर जगह होता है, हर जगह होता है, हर जगह डेटरेंट तेरे सामने क्रिएट किए जाएंगे, तुझे रोकने की कोशिश की जाएगी। मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। बिजनेस में बहुत होता है, बिजनेसेस में बहुत होता है। कंपैरिजन मेंटालिटी, वो उनकी बुरी कंपैरिजन मेंटालिटी होती है। आप एक काम कीजिए, आप पॉडकास्ट में से जो है वो बटन कौन सा होता है, फॉरवर्ड और रिवाइंड, मुझे खुद नहीं पता। आप पीछे जाइए थोड़ा, हम इस पे बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं कंपैरिजन के ऊपर, ज्ञानवर्धक बातें। आई थिंक ये पार्ट 2 बन चुका है। पार्ट 1 में होगा साइकोलॉजी और वो सब गहरी बातें बहुत। हाँ। सिंपल क्वेश्चन है, अभव उपनेजा पूछते हैं, व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस व्हाइल शूटिंग एस्पिरेंट्स? 2 लेवल पर था यार वो। मैं पर्सनल एक बहुत ही मेजर स्ट्रगल से गुजरा था। मतलब माई डैड वॉज गोइंग थ्रू कीमो एंड आई लॉस्ट हिम मिडवे। और उसके साथ जब आप शूट कर रहे होते हो तो एक फायदा ये होता है कि आप अपनी दुनिया से हट जाते हो, आप एसके की दुनिया में घुस जाते हो, जो बड़ी कमाल की चीज़ है, क्योंकि आप अपने पेन और अपने स्ट्रगल को भूल के आप इस दुनिया में होते हो। पर फाइट ये होती है कि आपको फोकस करना पड़ता है, बार बार अपने आप को उठा के लाना पड़ता है। वो जो 8 मिनट का मोनोलॉग है, जिस दिन वो होने वाला था, मैं बड़े शेडी से होटल में रुका था करोल बाग में, उससे एक दिन पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं घर चला जाऊंगा और मैंने पापा को देख लिया, क्योंकि कीमो पर बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहे थे पापा, तो मुझे लगा था मैं वापस आ नहीं पाऊंगा शूट करने के लिए। तो मैं उस दिन वहीं रुक गया था, उस 8 मिनट के मोनोलॉग से एक दिन पहले। तो वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, ये बोलूँगा यूनिक था। बहुत अच्छी टीम मिल गई थैंकफुली कि इतना अच्छा सब कुछ निकल गया। एंड एक टाइम पर मैं श्योर भी नहीं था कि मैं करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ। मैंने पापा से बोला था कि मतलब
क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। और पापा ने बोला नहीं 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 ये सब हो जाएगा मैनेज, तू कर ले पहले। तो यूनिक एक्सपीरियंस था, वही कहूँगा यार। I mean, his blessings are with you. Yeah, absolutely. And I think माँ बाप कहीं नहीं जाते हैं यार। हाँ, मतलब correct. वो हमेशा रहते हैं। मैं अभी भी सोचता हूँ कि तो Loved ones, I would say. हाँ, मतलब मैं तो अभी पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो उस वजह से कह सकता हूँ कि अभी भी जब मैं सोचता हूँ कि कहीं पे मैं अटकता हूँ लाइफ में, तो सोचता हूँ पापा अगर होते तो पापा क्या कहते, और मेरे को जवाब मिल जाता है। इनफैक्ट मैंने कुछ पब्लिकेशन से भी यही बात चल रही थी, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा होता है, मैं तेरे को बताता हूँ कि जब पापा चले गए तो हमारे हिंदू कल्चर में बाल उड़ाने पड़ते हैं, यू हैव टू शेव योर हेड। और ये शूट हो रहा था, तो अगर मैं बाल उड़ा देता तो एसके के भी बाल उड़ जाते, और एसके के पास कोई रीज़न नहीं था अपने बाल उड़ाने का। और मैंने अपनी माँ से और अपनी बहनों से बात डिस्कस की, और सब ने एक ही चीज़ कही, अगर पापा होते तो क्या कहते, और हमें पता था पापा क्या कहते हैं। तो वो चीज़ें, वो फैमिली की वो जो स्ट्रेंथ है वो वहीं से आती है कहीं ना कहीं। तो माँ बाप कहीं नहीं जाते और हमेशा रहते हैं साथ में, और जब तक वो साथ में हैं तब तक उनकी वैल्यू करो यार। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जाने के बाद तो हम ब्राह्मण भोज करवा रहे होते हैं और बड़ी पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो जिंदा होते हैं उनसे हम पूछते तक नहीं है आप कैसे हो। शायद हम लोग अपने पेरेंट्स को ये भी नहीं बोलते आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी। प्लीज डू दैट, otherwise you will regret it once they are gone. Just say I love you papa, say I love you mama, hug them, love them, talk to them, listen to them. इससे ज़्यादा बड़ी सेवा उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। कोई नहीं जानता है कि वो जाने के बाद ब्राह्मण भोज का क्या फ़र्क पड़ता है, और यू नो उन जो संस्कार हम लोग करते हैं उसका क्या होता है, लेकिन जब वो हैं तब जो उनको खुशी मिलती है वो आपको चेहरे पर दिखेगी यार। एवरी टाइम आई गो बैक टू दिल्ली आई सी माई मदर, थोड़े और ग्रेज नज़र आते हैं, थोड़ी और झुकी हुई नज़र आती हैं, थोड़ा और बुढ़ापा नज़र आता है, एंड यू नो दैट्स द हार्श रियलिटी कि एक दिन उन्हें चला जाना है, हमें चला जाना है। पर जब तक वो हैं तब तक उनको वो प्यार दे दो यार जो वो डिजर्व करते हैं। आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीज़ कह दो। बोलना। आपने कहा था कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपको अपने पापा की एडवाइस आपको आपके दिमाग में फ्लैश होने लगती है। तो मैंने एक स्पिरिचुअल पेज पे पढ़ा था इंस्टा पर, इट्स अ वेरी ट्रू स्पिरिचुअल थॉट जो मैंने बुक्स में भी पढ़ा। तो द थॉट इज दिस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ह्यूमन बीइंग्स इज दैट वी थिंक आवर थॉट्स आर आवर ओन थॉट्स, not put in our head by higher beings, right, or loved ones, right. पर जब मैं छोटा था, if I ever got injured in school, and I used to get injured a lot, मैं बहुत active था, as you can see. मेरी मम्मी जब मैं घर लौटता था, she used to tell me, तो 2 बजे कुछ हुआ, 1 बजे कुछ हुआ, and it would actually be that time. Oh, yeah. So sometimes you're just very connected to certain people. और हम लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं एक्चुअली। ये दिस इज द मदर चाइल्ड लव। हाँ यार, ऑब्वियसली फादर चाइल्ड लव आल्सो वो तो 100% होता है, उसके बारे में कभी हम लोग बात नहीं करते ना। बाप लोग तो बड़े स्ट्रांग होते हैं यार, सबसे प्यारे बाप लोग होते हैं, वो तो एक्सप्रेस भी नहीं करते। माँ तो कम से कम रो लेती है, साथ में गले लगा के बोल देती है हाय मेरा बच्चा। पापा तो कभी गले लगा के बोलते भी नहीं हाय मेरा बेटा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ एकदम बदल जाती है आफ्टर लूजिंग अ पेरेंट। कुड बी लाइक एंड इट्स ब्लेसिंग्स दैट आर सेंट फ्रॉम अप, और वो क्लियरली दिखता है यार। मतलब मैं बोल रहा हूँ कभी नहीं जाते वो लोग, कहीं नहीं जाते हैं वो लोग, यहीं रहते हैं। शायद फिजिकली आपके साथ नहीं होते हैं, बट है कुछ तो है, वो हायर पार या जो भी वो है। आपके ड्रीम्स में आता है? ऐसा होता है कि अभी तो हर 2 दिन में, अभी लास्ट वीक का मैं तेरे को एक सपना बताता हूँ कि पापा का फ़ोन आया था और पापा बोल रहे थे मैं ठीक हूँ, और मैं सिर्फ रो रहा था और बोला था पापा एक बार आके प्लीज़ मिल लो ना यार। तो ऐसे सपने आते हैं कई, मैं बड़ा सुनता था हार्ट रेंचिंग एक्सपीरियंस। हार्ट रेंचिंग अब समझ में आता है क्या होता है। सच में लगता है कि ऐसा कुछ ने कलेजा से दबा दिया है। बट हार्ट रेंचिंग होता क्या है? मतलब हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। जब इमोशंस बाहर निकल कर आ रहे हैं, दैट प्रोसेस इज हार्ट रेंचिंग। तो वो अब समझ में आता है यार। वो मतलब वो फील होता है यहाँ पर कुछ ऐसा, मतलब। और वो सपने बहुत बार आते हैं पापा, और हर बार वही कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो वो एक पता नहीं मैनिफेस्टेशन ऑफ माई ओन थॉट है या फिर वो सच में कुछ हो रहा है। आई डोंट नो, आई कांट। जितना मैंने ड्रीम्स के बारे में पढ़ा है, एंड आई रीड अ लॉट अबाउट ड्रीम्स, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है एज अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम माय ओन ड्रीम्स। 2 टाइप के ड्रीम्स होते हैं। एक आपके खुद के दिमाग के प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब जो आपकी इनसिक्योरिटीज है, आई एम नेकेड इन पब्लिक, आई हैव व्हाटएवर फॉलन ऑन द रोड एंड पीपल आर लाफिंग एट मी। या अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो या किसी चीज का डर है, तो वो आपके खुद के प्रोजेक्शंस होते हैं। फक मेरा एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। ये मुझे अभी भी आता है, मुझे भी आता है 12th। हाँ, एग्जाम के ड्रीम्स, 12th बोर्ड का मेरे को भी आता है। बट कोई स्पेशल ड्रीम्स जो आपको याद होते हैं कि हाँ ये मैंने ड्रीम किया था। कभी कभी उनमें एनिमल्स होते हैं, एंड दे ऑल सिंबॉलिक फॉर सर्टेन थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ। दैट इज वन रियल काइंड ऑफ ड्रीम, जो एनिमल वाले ड्रीम होते हैं।
और दूसरे ड्रीम जो सबसे रियल होते हैं वो है ये कि सम यू सी अ रिलेटिव, यू सी समवन स्पेशल, एंड दीज आर कॉल्ड रियल ड्रीम्स. there's no word like real dreams, but spirituality में ये ड्रीम्स रियल माने जाते हैं because they are happening in the astral realm. मतलब it is said कि आपकी सोल आपकी बॉडी को छोड़कर इसी realm में कहीं जा रही है. It's meeting someone special, taking information which you need for your life and coming back. It's वो बड़ा वैसा है यार, मतलब जब वो लोग नहीं होते हैं ना तब समझ में आता है, तब यू रियलाइज कि क्या चीज़ नहीं है लाइफ में. और अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है यार रणवीर की, इतनी सारी फैमिलीज अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को खो रहे हैं कोविड के टाइम पर. तो आई कैन जस्ट, मैं सिर्फ एम्पथाइज कर सकता हूँ, अब एम्पथाइज कर सकता हूँ शायद कि क्या फीलिंग होती होगी वो. आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे पास 12:30 बजे कॉल आया, मैं उनको बस एडमिट करवा के आया था वापस, और 12:30 बजे कॉल आया कि थोड़ा सीरियस मैटर है आर्मी हॉस्पिटल में दिल्ली में, थोड़ा सीरियस मैटर है, आप आ सकते हैं. और मैं 12:30 बजे, मेरा एक दोस्त है जतिन और मैं जतिन की गाड़ी लेकर पहुँचे वहाँ पर, एंड दे सेड दैट ही इज़ नो मोर. एंड इट वाज अ वेरी, मुझे लगता है कि जब वो सब कुछ हो रहा होता है ना तो आप स्ट्रांग हो जाते हो, आप सब कुछ हेड ऑन ले लेते हो. और उन्होंने मुझसे पूछा डू यू वांट टू सी हिम. मैंने कहा या ऑफ कोर्स. मैं उनके पास गया, मैंने उनका चेहरा देखा, और जो पहला रिएक्शन था मैंने उनके सर से बाल हटाए, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. और मैंने ऊपर देखा, सारे डॉक्टर्स वगैरह मुझे देख रहे थे, और मैं खड़ा हुआ, मैंने एक सांस लिया और मैंने कहा अभी पेपर वर्क वगैरह क्या क्या है प्लीज़ बता दो मुझे. यू जस्ट आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ों को. जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तो हमारे यहाँ पर एक कपाल क्रिया होती है. तो जब बॉडी जलती है तो कपाल यानी कि सर पे एक बांस के डंडे से मारा जाता है. एंड पापा डिड दैट कपाल क्रिया. मैं शायद सेकंड स्टैंडर्ड में रहूँगा, बहुत छोटा था. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा पापा के साथ, क्योंकि मैं अब अकेला बेटा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा. एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने कपाल क्रिया की मुझे पता भी नहीं चला मैं कर चुका हूँ. इट वॉज दैट इमोशनलेस. आई थिंक यू जस्ट डू इट व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट. आप इतना सोच रहे होते हो किसी चीज़ के बारे में कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, एंड यू जस्ट डू इट लाइक दिस. हम लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं यार अंदर से. हम लोग हमेशा अपने आप को कम आंक रहे होते हैं, वेरी स्ट्रांग. और ये ऐसे एक्सपीरियंसेस ही बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या हो. खुद के लिए कैरेक्टर रिवील भी हो जाता है. बहुत बहुत कमाल का, मतलब बहुत कमाल का. आपको पता लगता है आप, अरे आप तो जोरदार हो ब्रो. कहाँ सोच रहे थे आप, आपसे ये नहीं होगा, आप तो सब कुछ कर गए. आप फैमिली को संभाल लेते हो, आप रिलेटिव से बात कर रहे होते हो, सब एक ही चीज़ पूछ रहे होते हैं, अरे क्या हुआ. आप उसी कहानी को बार बार सबके साथ शेयर कर रहे होते हो, आप सबके साथ वही सिंपैथी ले रहे होते हो. तो वो एक्सपीरियंसेस दे आल्सो चेंज यू एज अ पर्सन. बट वी आर वेरी स्ट्रांग यार, हम लोग बहुत स्ट्रांग है, हमें लगता नहीं है. अभी हमने एक श्लोक बोला इस पॉडकास्ट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो लोग यूजुअली उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ एसोसिएट करते हैं, पर उस श्लोक का मतलब आप जानते हो कि आपको मेहनत करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. फल क्या होता है, फल रिजल्ट्स होते हैं. जो जिन चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है वो चीज़ें होती हैं. तो डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, बट अगेन ड्यूटी करते रहो, एक्शंस करते रहो. हाँ, मतलब वो बोलना बड़ा थोड़ा सा आसान हो जाता है, स्पेशली जब आप किसी ऐसे पर्सनल लॉस से गुजर रहे होते हो, क्योंकि तब जो एक लाइन सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, अरे जो होना था वो तो हो गया, अब तो आगे बढ़ना ही होगा. तो मुझे लगता है वो बोल देना बड़ा आसान होता है, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट, इट्स अ स्ट्रगल फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, फॉर एवरीवन हु वाज एसोसिएटेड विद दैट पर्सन. सबके लिए मूवमेंट से याद आना बार बार. मैं बोल रहा हूँ ना, अभी भी सपने आ रहे हैं, तो वो एक लंबी प्रोसेस है. बट हम लोग बहुत स्ट्रांग है यार, मतलब इंसान जो है ना बड़ा स्ट्रांग आदमी है. मतलब हमें लगता है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, बट हम निकल जाते हैं चीज़ों से. आई थिंक एक और श्लोक है, श्लोक में खुद जानता नहीं, बट उसका इंग्लिश वर्जन में जानता हूँ. ब्रूस ली की कोट है, और आई थिंक बाइबल में भी अ सिमिलर कोट है, प्रे नॉट फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ हार्ड. राइट. तो एंड आई फील कि बुद्ध भी कहते हैं, बुद्ध भगवान भी कहते हैं कि लाइफ्स पर्पस इज सफरिंग टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. तो हाँ यार, वो चेंज करती है. लोज से आप जो सीखते हो ना, बाइनरी में 0 जो सिखाता है ना, 1 कभी नहीं सिखा सकता है. तो बड़ी सही फील होती है. बियर ट्राइसेप्स ने और कुछ पूछा तेरे से? आई फील कि
लोगों को SK सर के बारे में तो पता है, पर अभिलाष थपलियाल के बारे में बहुत कम पता है अभी के लिए। एंड आई होप कि इन 2 एपिसोड्स के थ्रू लोगों को आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके साइकोनेस के बारे में और पता चला हो। इसलिए मैं और क्वेश्चंस नहीं लूंगा, एंड आई एम श्योर कि आप फिर से इस पॉडकास्ट पर लौट कर आएंगे फॉर द 3rd एपिसोड। और तब तक आप more people are going to know your name every day, brother. So I don't care if they know your name or not. वो ठीक है. I hope they know your character. Wow. So God bless you, bro. शुक्रान कमल, थैंक यू सो मच, तुमने हमारा इतना साथ दिया कमल। कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। लोग आपका कैरेक्टर जाने और उसके थ्रू आपका नाम जाने। थैंक यू सो मच रणवीर, बहुत मजा आया यार तुझसे बात करके। मैं इतनी लंबे कॉन्वर्जेशंस बहुत टाइम के बाद मैंने किसी से किए हैं, इस तरह के कॉन्वर्जेशन, इतने वेरिड कॉन्वर्जेशन। मुझे लगता है बड़ा कंफर्टेबल कर देता है तू दूसरों को अपने सामने, जो अच्छी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके बहुत सारी चीजें कमिट कर सकते हैं, और यू हैव अ ब्यूटीफुल टीम यार, दीज गाइज आर ब्यूटीफुल। मतलब खास कर जो गुजरात से आए और बैठे हुए लड़के हैं, बहुत कमाल की टीम है यार। यू गाइज शुड ग्रो एंड create beautiful stories as you are creating right now. Thank you, brother. Do that. Thank you so much. SK sir, from the bottom of my heart. Thank you, brother. Thank you so much.